भारत के भूगोल की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे भारत का अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र में भी एक महत्वपूर्ण नदी है गंगा नदी। गंगा नदी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उन कंप्लीट तथ्यों पर चर्चा करेंगे। गंगा नदी के उद्गम स्थल उत्तराखंड से लेकर गंगोत्री से लेकर आखिरी स्थल बंगाल की खाड़ी के गिरने तक पूरा जो अपवाह तंत्र है, इसकी जो भी सहायक नदियां हैं, गंगा नदी पर बने बांध है, इसकी दाईं ओर से बाईं ओर से सहायक नदियां हैं और इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं, कंप्लीट तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो बात करते हैं गंगा नदी पर। गंगा नदी को सामान्यतः समझने से पहले हम इसका सामान्यतः स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना। तो सबसे पहले गंगा नदी एक निकलती है, सबसे ऊपर एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है, सबसे ऊपर ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। आपको पूछे गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो उद्गम होता है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से ये गंगा नदी का उद्गम होता है। और ये सबसे पहले गंगा नाम नहीं होता, गंगा से पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जानवी नदी। कौन सी नदी? जानवी नदी के नाम से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और ये गंगोत्री ग्लेशियर पड़ता है उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में। उत्तराखंड का एक जिला है जिसका नाम है उत्तरकाशी जिला। गंगोत्री ग्लेशियर पड़ता है उत्तराखंड जिले के उत्तरकाशी जिले में। वहां से जानवी नदी निकलती है और जानवी नदी आगे एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है गोमुख ग्लेशियर। गोमुख ग्लेशियर, गोमुख ग्लेशियर। इस गोमुख ग्लेशियर के बाद में इसी जानवी नदी का नाम बदल जाता है और इस नदी का नाम हो जाता है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। गोमुख ग्लेशियर के बाद में इस जानवी नदी का नाम बदल जाता है और इस नदी का नाम हो जाता है, वो है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। और गोमुख ग्लेशियर के बाद में भागीरथी नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है भिलांगना नदी। और इन दो नदियों का, भागीरथी इधर से कौन सी है, ये है भिलांगना नदी। भिलांगना नदी। भागीरथी और भिलांगना नदियों का संगम होता है और इस संगम स्थल पर एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ है जिसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड में बना हुआ है। किन दो नदियों के संगम पर? भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है। और इन दोनों नदियों के संगम स्थल को बोलते हैं गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी और भिलांगना नदियां आपस में मिलती है। तो पहला प्रयाग बना है गोविंद प्रयाग। तो हम यहां लिख सकते हैं गोविंद प्रयाग किन दो नदियों के संगम स्थल को बोलते हैं? गोविंद प्रयाग बोलते हैं भागीरथी और भिलांगना नदियों का संगम स्थल। यहां से प्रश्न बनता है किन दो नदियों का संगम गोविंद प्रयाग कहलाता है? तो पहली है भागीरथी, भागीरथी व भिलांगना नदियों का संगम। भागीरथी और भिलांगना नदियों का जो संगम स्थल है वो बोलते हैं गोविंद प्रयाग। और गोविंद प्रयाग के बाद में यही भागीरथी नदी आगे निकलती है और आगे जाने के बाद में यहाँ एक और बनता है जिसका नाम है, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है शतोपंथ ग्लेशियर। कौन सा है? शतोपंथ ग्लेशियर। और दूसरा इसके पास में ही पड़ता है जिसका नाम है मिलाम ग्लेशियर। ये ग्लेशियरों के नाम भी आपको याद होने चाहिए, सतोपंथ और मिलाम ग्लेशियर। इन सतोपंथ और मिलाम ग्लेशियर से एक नदी निकलती है सतोपंथ से जिसका नाम है विष्णु गंगा। कौन सी नदी? विष्णु गंगा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? सतोपंथ ग्लेशियर से। इसी मिलाम ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। कौन सी गंगा है? धौली गंगा। यहां से दो नदियां, दो ग्लेशियर है, दोनों ग्लेशियर से एक एक नदी निकलती है। सतोपंथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा नदी निकलती है और मिलाम ग्लेशियर से धौली गंगा नदी निकलती है। इन्हीं दोनों नदियों का जहां संगम होता है, दोनों नदियां जहां मिलती है, इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। ये देखो दूसरा प्रयाग हो गया। पहला प्रयाग कहां हुआ?
गोविंद प्रयाग। कौन कौन सी नदियां मिलती है? भागीरथी और बिलांगना नदियां गोविंद प्रयाग में मिलती है, और विष्णु गंगा और धौली गंगा नदियां विष्णु प्रयाग में मिलती है। तो दूसरा प्रयाग हम लेते हैं, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती है? दो नदियां है, पहली नदी है विष्णु गंगा और दूसरी है धौली गंगा। विष्णु गंगा व धौली गंगा का मिलती है दोनों नदियां। विष्णु गंगा और धौली गंगा दो नदियों का संगम होता है विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर। और विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों नदियों का संगम होता है विष्णु प्रयाग में, और इसी विष्णु प्रयाग के बाद में इस नदी का नाम बदल जाता है, और इस नदी का नाम होता है अलकनंदा नदी। कौन सा है? अलकनंदा नदी। अगर आपको प्रश्न पूछे अलकनंदा जो नदी है इसका नाम कहां अलकनंदा पड़ता है? विष्णु गंगा और धौली गंगा नदियों का संगम होता है विष्णु प्रयाग में, और इसी विष्णु प्रयाग के बाद में इस नदी का नाम होता है अलकनंदा नदी। इस अलकनंदा नदी में एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम है, वो है पिंडार नदी। पिंडार नदी। जैसे ही अलकनंदा नदी में पिंडार नदी मिली तो यहां एक प्रयाग और बनता है जिसका नाम है कर्ण प्रयाग। प्रयाग के बारे में आप विशेष तौर से ध्यान रखें। अभी ये तीसरा प्रयाग है, पहला गोविंद प्रयाग भागीरथी और बिलांगना, दूसरा विष्णु प्रयाग विष्णु गंगा और धौली गंगा का संगम, तीसरा है अलकनंदा और पिंडार नदियां मिलती है कर्ण प्रयाग में। तीसरा प्रयाग लिख लेते हैं। प्रयाग से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको अगर पूछ ले कर्ण प्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती है, तो कर्ण प्रयाग के बारे में आपको याद रखना है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदियों का संगम होता है। अलकनंदा व पिंडार नदियों का संगम। पिंडार नदियों का संगम। अलकनंदा और पिंडार नदियां आकर मिलती है कर्ण प्रयाग में, और कर्ण प्रयाग के बाद में यही अलकनंदा नदी आगे चलती हुई इसमें एक नदी और आके मिलती है इस साइड से जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। आपने इस नदी का नाम तो जरूर ही सुना होगा उत्तराखंड में, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी, और इधर कौन सी चल रही है? इधर ये अलकनंदा नदी चल रही है, इसका नाम लिख सकते हो आप अलकनंदा। फिर देखो दो नदियां और मिल गई, मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का जो संगम होता है, इस यहां पर भी एक प्रयाग बनता है जिसका नाम है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। तो चौथा प्रयाग कौन सा हुआ? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में भी दो नदियों का संगम होता है, पहली मंदाकिनी और अलकनंदा नदी। अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। मंदाकिनी का संगम ये कहलाता है रुद्र प्रयाग। आपको पूछे गोविंद प्रयाग किन दो नदियों का संगम है? भागीरथी और बिलांगना का। विष्णु प्रयाग विष्णु गंगा और धौली गंगा का। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदियों का। रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का। एक प्रश्न और पूछा जाता है, फिर यही अलकनंदा नदी आगे चलती है, और ये इधर से कौन सी नदी आ रही है? ये भागीरथी नदी आ रही है। भागीरथी नदी। भागीरथी नदी और उधर से अलकनंदा नदी, ये दोनों नदियां आकर मिलती है, इसका नाम, दोनों नदियां आगे मिल जाती है, और इन नदियों के मिलन स्थल के बाद में इस नदी का नाम पड़ता है, और इस नदी का नाम पड़ता है गंगा नदी। ये गंगा नदी का पूरा उद्गम स्ट्रक्चर है कंप्लीट, यहां जाकर इस गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है, और ये कंप्लीट जहां गंगा नदी उद्गम होती है, मतलब इसकी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये गंगा की कंप्लीट सहायक नदियां हैं। ये नदियां आपस में मिलके गंगा के रूप में आगे मिलती है। गंगा के रूप में ये फिर उत्तराखंड से आगे उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार के बाद में झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ देखो, ये जो भागीरथी और अलकनंदा नदियों का जो संगम होता है, इस संगम स्थल को बोलते हैं देवप्रयाग। ये पांचवा प्रयाग हो गया।
भागीरथी और इधर से अलकनंदा। तो पांचवा प्रयाग लिख सकते हैं देव प्रयाग। यह महत्वपूर्ण प्रयाग है क्योंकि इसी देव प्रयाग के बाद में गंगा का नाम गंगा नदी पड़ता है। देव प्रयाग में दो नदियां कौन सी मिलती है, एक है भागीरथी, भागीरथी व अलकनंदा नदियों का संगम, अलकनंदा नदियों का संगम स्थल कहलाता है देव प्रयाग। और इसी देव प्रयाग के बाद में गंगा नदी नाम पड़ता है, गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। अगर आप किसी भी चीज को भूगोल से संबंधित किसी भी चीज को मानचित्र बनाकर याद करें तो वो आपके दिमाग में चिरस्थायी यानी लंबे टाइम तक वो चीज याद रहती है, कभी भी भूलते नहीं। रटी हुई चीज कम समय तक स्थायी रहती है, बल्कि जो स्ट्रक्चर मानचित्र के आधार पर आप किसी भी चीज को याद करें तो वो लंबे टाइम तक आपको याद भी रहती है और प्रश्न भी आप परीक्षा में सही कर पाते हैं। 5 प्रयाग बनते हैं उत्तराखंड में। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर गंगा नदी का उद्गम का है वो कंप्लीट उत्तराखंड का है। उत्तराखंड के बाद में नदी उत्तर प्रदेश होती हुई बिहार राज्यों में, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये कंप्लीट हुआ उद्गम स्थल। एक प्रश्न और पूछा जाता है, मंदाकिनी नदी के किनारे एक देवधाम स्थित है जिसका नाम है केदारनाथ। आपको प्रश्न पूछे केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है, तो केदारनाथ पड़ता है मंदाकिनी नदी के किनारे। एक देवधाम स्थित है यहां जिसका नाम है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। ये बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ये दो पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। पहला देवधाम है वो है केदारनाथ, केदारनाथ ये मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित। केदारनाथ है वो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। और दूसरा है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। दूसरा है बद्रीनाथ, ये बद्रीनाथ अलकनंदा, ये कंफ्यूज करता है, दोनों ही तीर्थ स्थल आपको याद रखने हैं। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, नदी के किनारे स्थित। ये कंप्लीट हुआ गंगा नदी का उद्गम स्थल। उद्गम देखो गंगा कब बनती है, गंगा नदी सबसे पहले गंगोत्री ग्लेशियर पड़ता है उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में, वहां से नदी निकलती है जानवी, और जानवी नदी गोमुख ग्लेशियर के बाद में जानवी नदी का नाम हो जाता है भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी के नाम से आगे चलती हुई आगे एक नदी आकर मिलती है भागीरथी में जिसका नाम है बिलांगिना। भागीरथी और बिलांगना नदियों का संगम होता है गोविंद प्रयाग में, और इसी गोविंद प्रयाग में टिहरी बांध बना हुआ है। टिहरी बांध आपको पूछे किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में। किन दो नदियों के संगम स्थल पर है, तो भागीरथी और बिलांगना पे टिहरी बांध। आपको इससे संबंधित एक प्रश्न और जोड़ के पूछा जा सकता है। करंट में एक मुद्दा चर्चित है, सुंदरलाल बहुगुणा की हाल ही में मौत हो गई है। टिहरी बांध को विरोध में एक आंदोलन चला था जिसका नाम है चिपको आंदोलन। तो आप देख सकते हैं चिपको आंदोलन कब हुआ था, चिपको आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन, ये आंदोलन चला था 1973 में, और इसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये बहुत बड़े पर्यावरणविद है सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। चिपको आंदोलन हुआ कब था, 1973 में चिपको आंदोलन, इसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये चिपको आंदोलन क्यों हुआ, यहाँ टिहरी बांध का निर्माण हो रहा था उत्तराखंड में इन दो नदियों के संगम स्थल पर। बांध का निर्माण होने के बाद में पीछे बहुत बड़ा जलाशय बनता है, और इसी टिहरी बांध के पीछे एक बहुत बड़ा जलाशय भी बना हुआ है। और जब इतना बड़ा जलाशय जल राशि इकट्ठी होने से यहाँ क्या है कि उत्तराखंड का ये भूकंप जोन 5 पड़ता है, भूकंप जोन 5, यानी उत्तराखंड के इस जोन में भूकंप आते रहते हैं। ये सबसे प्रभावित जोन के अंदर आता है भूकंप जोन 5, कभी भी भूकंप आ सकता है।
पर्यावरणविदों का ये मानना था कि अगर आप इतने बड़े टिहरी बांध का यह निर्माण कर रहे हो और कभी भी जोन 5 का अगर यह भूकंप आता है तो ये पूरा बांध टूटने से यहाँ का उत्तराखंड का पूरा आसपास का क्षेत्र जल से भर जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, लोगों की मौत हो सकती है और जन और मान हानि हो सकती है। इसलिए इस टिहरी बांध का पर्यावरणविदों ने विरोध किया था और फिर भी इस बांध का निर्माण हुआ। और इस बांध के रूप में आपको पूछा जा सकता है, राजस्थान में इससे संबंधित घटना है खेजड़ली आंदोलन, जो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 1730 में हुई थी, वृक्षों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। जो 1730 की घटना है, जोधपुर की, खेजड़ली गांव जोधपुर की, जो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुई थी। और इसी से रिलेटेड है चिपको आंदोलन, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह घटना है 1973 में, और ये टिहरी बांध से संबंधित थी। आपको बच्चे टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भीलांगना नदियों के संगम पर। फिर ये नदी भागीरथी की नदी के नाम से आगे निकलती है और इससे पहले एक पड़ता है सतोपंथ ग्लेशियर, इधर पड़ता है मिलाम ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर से आपको पूछे कौन सी नदी निकलती है? विष्णु गंगा, और मिलाम ग्लेशियर से धौली गंगा। इसी विष्णु गंगा और धौली गंगा नदियों का संगम होता है विष्णु प्रयाग में, और विष्णु प्रयाग के बाद में ये अलकनंदा नदी निकलती है और अलकनंदा में एक नदी मिलती है पिंडार नदी। पिंडार और अलकनंदा नदियों का संगम होता है कर्णप्रयाग। फिर अलकनंदा नदी में एक नदी मिलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग के बाद में अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती है देवप्रयाग में, और इसी देवप्रयाग के बाद में इस नदी का नाम गंगा पड़ता है। और फिर गंगा नदी ऋषिकेश जाती है, ऋषिकेश के बाद में हरिद्वार, और इसी हरिद्वार नामक स्थान पर ये नदी पहाड़ों के बाद में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अगर आपको पूछे गंगा नदी किस स्थान पर मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो वो स्थान है हरिद्वार। हरिद्वार से पहले उत्तराखंड का ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ों से ये नदियां आपस में मिलती है, गंगा का निर्माण करती है देवप्रयाग में, और फिर हरिद्वार नामक स्थान पर यह नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो एक पॉइंट और लिखते हैं, हरिद्वार नामक स्थान पर, हरिद्वार नामक स्थान पर गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अगर आपको पूछे गंगा नदी किस स्थान पर मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो वो स्थान है हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। आगे हम देखते हैं देवप्रयाग के बाद में गंगा नदी कहां जाती है, इसकी सहायक नदियां कौन सी आगे मिलती है, और कौन कौन सी परियोजना है, किन किन राज्यों में बहती है, आगे हम पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं गंगा नदी। हम अभी तक हमने पढ़ा उत्तराखंड में गंगा नदी कहां से निकलती है, अभी हमने आखिरी पॉइंट यहां छोड़ा था देवप्रयाग में। ये स्थान है देवप्रयाग। इसी देवप्रयाग के बाद में गंगा का नाम गंगा नदी पड़ता है। गंगा नदी फिर उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार के बाद में झारखंड, और झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आपको पूछे गंगा नदी का पानी आखिर में किस खाड़ी में गिरता है, तो वह बंगाल की खाड़ी में। और गंगा नदी का प्रवाह है, सबसे पहले ये उत्तराखंड में देवप्रयाग के बाद में ये आती है ऋषिकेश नामक स्थान पर। ऋषिकेश भी एक भारत का पवित्र स्थल है। ऋषिकेश के बाद में गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है जिसका नाम है, वो है हरिद्वार। हरिद्वार एक पवित्र स्थल है हिंदुओं का। हरिद्वार के बाद में ये गंगा नदी आगे जाती है, एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है बिजनौर। ये आपको याद जरूर रखने, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है बिजनौर शहर
किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। ऑप्शन के रूप में इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप याद रखें गंगा नदी के किनारे कौन कौन से स्थित है? ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, फिर बिजनौर और फिर पड़ता है कन्नौज। कन्नौज कन्नौज के बाद में पड़ता है इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद में पड़ता है कानपुर। कानपुर के बाद में पड़ता है वाराणसी। वाराणसी के बाद में पड़ता है बक्सर। बक्सर के बाद में पटना। पटना के बाद में भागलपुर। ये सब शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। और फिर ये झारखंड में बहती है थोड़ी सी, और झारखंड के बाद में ये नदी जाती है पश्चिम बंगाल राज्य में। और पश्चिम बंगाल राज्य में एक छोटी सी वितरिका साइड में बढ़ती है, और वितरिका मतलब गंगा नदी दो भागों में बढ़ती है। उत्तराखंड में ऋषिकेश और हरिद्वार ये दोनों क्षेत्र है वो उत्तराखंड में पड़ते हैं, उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड। फिर बिजनौर, कन्नौज, इलाहाबाद, कानपुर और वाराणसी ये जो पूरा क्षेत्र है यह उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में स्थित गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है उत्तर प्रदेश में। और फिर बक्सर, पटना और भागलपुर ये जो तीन क्षेत्र है ये है बिहार के क्षेत्र। बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित शहर ये हो गए। और फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल होती हुई ये फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इन क्षेत्रों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? एक प्रश्न ये पूछा जाता है गंगा नदी कहाँ है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो वो है हरिद्वार। एक पॉइंट लिखते हैं, गंगा का मैदानी भागों में प्रवेश। मैदानी भागों में प्रवेश होता है वो है हरिद्वार नामक स्थान पर। अगर आपको पूछे गंगा किस स्थान पर मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो वो क्षेत्र पड़ता है हरिद्वार। हरिद्वार से पहले पूरा पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है, पहाड़ों में नदी बहती है। फिर आता है बिजनौर। और एक प्रश्न पूछा जाता है कन्नौज को लेकर, और कन्नौज का प्राचीन नाम हुआ करता था कान्य कुब्ज। कान्य कुब्ज क्षेत्र। इसको भूगोल से जोड़कर कैसे प्रश्न पूछा जाता है? कन्नौज के संबंधित आपने पढ़ा होगा, कन्नौज को लेकर प्राचीन भारत के इतिहास में एक संघर्ष हुआ था जिसका नाम है त्रिपक्षीय संघर्ष। इसी कन्नौज क्षेत्र को लेकर भारत में एक क्षेत्र हुआ था जिसका नाम है त्रिपक्षीय संघर्ष। और ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि तीन पक्षों के बीच में कन्नौज है वो गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। कन्नौज है वो नदी के किनारे स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से, व्यापारिक की दृष्टि से, धन दौलत की दृष्टि से कन्नौज क्षेत्र पुराने समय में एक बहुत अच्छा डेवलप यानी प्रसिद्ध और विकसित क्षेत्र हुआ करता था। तो हर एक राजा ये चाहता था कि मैं कन्नौज पर राज करूं। कन्नौज एक बहुत समृद्ध क्षेत्र था, तो इसीलिए इस कन्नौज को लेकर तीन पक्षों के बीच में लड़ाई हुई थी, संघर्ष हुआ था। इसी संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। तो ये तीन पक्षों के बीच में लड़ाई हुई थी। पहला है हमारे राजस्थान का गुर्जर प्रतिहार राजवंश था जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार राजवंश। कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। और उस समय अगर पूछे कन्नौज में किस राजवंश का शासन था तो ये था आयुध वंश। त्रिपक्षीय संघर्ष के समय आपको पूछे त्रिपक्षीय संघर्ष के समय कन्नौज में किसका राज था तो वो था आयुध वंश। तीन पक्षों के बीच में संघर्ष हुआ। पहला था गुर्जर प्रतिहार राजवंश, और गुर्जर प्रतिहार राजवंश ये पड़ता था राजस्थान में, जोधपुर जालोर के आसपास का राजवंश था, ये राजस्थान का था। और दूसरा पक्ष था दक्षिण भारत में जिसका नाम था राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश ये दक्षिण भारत का था। और तीसरा था पाल वंश, ये पश्चिम बंगाल के आसपास बंगाल का था, पाल वंश। अगर आपको पूछे इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की
तो त्रिपक्षीय संघर्ष की अगर शुरुआत के बारे में पूछा जाए तो वो उत्तर होगा गुर्जर प्रत्यार राजवंश का एक राजा था जिसका नाम था वत्सराज। अगर आपको पूछे इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की, तो था राजा वत्सराज, और अंत में इसकी समाप्ति किसने की, इसको जीता किसने, इसी गुर्जर प्रत्यार राजवंश का एक राजा था जिसका नाम है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय, इसने कनौज को अपनी राजधानी बना लिया, कनौज को अपनी राजधानी बना लिया और इन दोनों राजवंशों को हरा दिया। किसको, राष्ट्रकूट और पाल वंश को हराकर गुर्जर प्रत्यार शासक नागभट्ट द्वितीय ने इसको समाप्ति कर दी थी त्रिपक्षीय संघर्ष की। शुरुआत भी किसने की, गुर्जर प्रत्यार राजवंश ने, समाप्ति किसने की, गुर्जर प्रत्यार राजवंश ने। शुरुआत वत्सराज ने की थी और समाप्ति की थी नागभट्ट द्वितीय ने। यह एक महत्वपूर्ण शासक था। तो अगर पूछे राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था, तो शासक था पाल वंश का शासक था धर्मपाल, और राष्ट्रकूट वंश का शासक था जिसका नाम था ध्रुव, और गुर्जर प्रत्यार वंश के दो शासक थे। शुरुआत की थी, अगर आपको पूछे त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की, गुर्जर प्रत्यार वंश के शासक वत्सराज ने, समाप्ति किसने की, नागभट्ट द्वितीय ने। और इन तीन पक्षों के बीच में संघर्ष हुआ था गुर्जर प्रत्यार, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के बीच में। यह पाल वंश बंगाल क्षेत्र का था, बंगाल क्षेत्र जैसे वेस्ट बंगाल क्षेत्र है पश्चिम बंगाल राज्य का, और राष्ट्रकूट है यह दक्षिण भारत का राजवंश था। यह है वो कन्नौज से लेकर प्रश्न पूछा जाता है। आगे है इलाहाबाद। इस इलाहाबाद का अभी नाम चेंज कर दिया गया है जिसका नाम है प्रयागराज। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इलाहाबाद का नाम चेंज कर क्या कर दिया है, प्रयागराज। आगे पड़ता है कानपुर, फिर वाराणसी। वाराणसी भी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र भी वाराणसी है, यहीं से ये चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। और आगे पड़ता है चीन क्षेत्र बिहार में, बक्सर, पटना और भागलपुर। ये तीनों ही क्षेत्र गंगा नदी के किनारे स्थित बिहार में पड़ते हैं। बक्सर से रिलेटेड प्राचीन इतिहास में आपने नाम सुना होगा, 1764 में बक्सर की लड़ाई, बक्सर का युद्ध हुआ था। और इसी बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत पर एकमात्र छत्र छाया, एकमात्र राज स्थापित भी कर लिया था। और पटना है, आपको पूछे बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे है, वो भी गंगा नदी के किनारे है। आगे है भागलपुर। भागलपुर के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। भागलपुर में एक अभ्यारण्य स्थित है जिसका नाम है विक्रमशिला अभ्यारण्य। आपको पूछे विक्रमशिला अभ्यारण्य कहां स्थित है, विक्रमशिला अभ्यारण्य, तो यह पड़ता है भागलपुर बिहार में। भागलपुर राज्य पड़ता है बिहार। और ये भागलपुर विक्रमशिला जो अभ्यारण्य है ये किसको समर्पित है, ये किसको संरक्षित है, गांगेटिक डॉल्फिन या गांगे डॉल्फिन बोलते हैं जिसको, इसको संरक्षित करने के लिए, इसको बचाने के लिए विक्रमशिला अभ्यारण्य की घोषणा की गई है, इसकी शुरुआत की गई है। गांगेटिक डॉल्फिन क्या है, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव। अगर आपको पूछे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो वो है गांगे डॉल्फिन। कौन सी है, गांगे डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह सबसे अधिक मात्रा में गांगे डॉल्फिन कहां पाई जाती है, या भागलपुर बिहार वाले क्षेत्र में, इस नदी में, यहाँ आसपास में ये जीव है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इस गांगे डॉल्फिन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये केवल स्वच्छ जल में पाया जाता है। इसकी गांगे डॉल्फिन की विशेषता क्या है कि स्वच्छ जल में निवास करता है, ये स्वच्छ जल में निवास। और 2008-9 के आसपास क्या है कि इस छोटे जीव की धीरे धीरे कमी आ रही थी। कमी क्यों आ रही थी, क्योंकि गंगा नदी में प्रदूषण हो रहा था। प्रदूषण के कारण ये जीव, छोटे छोटे जीव होते हैं, इनके जीवों में कमी हो रही है। आप सोचोगे ये मछली है, गांगे डॉल्फिन मछली नहीं है, बल्कि ये एक छोटा समुद्री जीव है। ये जन्म से अंधा होता है, जन्मांध जीव है, यानी जन्मांध मतलब जन्म से अंधा जीव है गांगे डॉल्फिन। इसको संरक्षित करता है भागलपुर का विक्रमशिला अभ्यारण्य। ये एक स्वच्छ जल में निवास करता है, इसकी विशेषता है। और ये गांगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, 5 अक्टूबर
5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार ने इस जलीय जीव को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। इसीलिए प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। डॉल्फिन डॉल्फिन डे या फिर डॉल्फिन दिवस के रूप में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार ने इस गांगेय डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। इस प्रकार ये गंगा नदी आगे झारखंड और पश्चिम बंगाल में होती हुई आगे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आगे देखते हैं हम गंगा नदी का झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर आगे का क्या किस प्रकार प्रवाह क्षेत्र है। देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार होती हुई ये नदी झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल के बाद में यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और एक इसकी भीतरिका बढ़ती है। पश्चिम बंगाल में आती आती ये नदी दो भागों में बढ़ती है। यहाँ एक पड़ती है परियोजना पश्चिम बंगाल में जिसका नाम है फरका परियोजना। पूछे फरका परियोजना किस नदी के किनारे है, तो उत्तर होगा गंगा नदी। और राज्य कौन सा है, तो वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में फरका परियोजना पड़ती है और पश्चिम बंगाल में ये दो भागों में बढ़ती है। एक नाम हो जाता है इसका हुगली, एक नाम हो जाता है हुगली नदी और दूसरा नाम हो जाता है भागीरथी। पुण्य नाम इसका देखो भागीरथी हो रहा है। शुरुआत में भी इसका नाम भागीरथी था और जब ये पश्चिम बंगाल में दो भागों में बढ़ती है, एक हुगली और दूसरा भागीरथी के नाम से आगे बंगाल की खाड़ी की हो जाती है। तो एक प्रश्न देखते हैं हम, गंगा की कौन सी सहायक नदियां हैं। गंगा की सहायक नदियां, सबसे पहले गंगा के बाईं ओर से कौन सी सहायक नदियां इस ओर से मिलेगी, इसलिए यह क्षेत्र पड़ता है बाईं ओर से। बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी है देखते हैं। सबसे पहले इसकी यहां एक नदी मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा नदी है वो कन्नौज में आकर गंगा में मिल जाती है। अभी हमने पढ़ा है कन्नौज उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। रामगंगा के बाद में एक नदी आती है जिसका नाम है गोमती नदी। ये क्रम ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है गंगा नदी का बाईं ओर से मिलने वाली उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए, तो उत्तर में रामगंगा, फिर गोमती नदी, गोमती के बाद में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है घाघरा नदी। इस नदी का नाम है घाघरा नदी। एक नदी है गंडक नदी, एक नदी इस प्रकार आके मिलती है यहां जिसका नाम है कोशी नदी। एक नदी यहां आकर और मिलती है जिसका नाम है महानंदा नदी। महानंदा नदी। इस प्रकार गंगा से बाईं ओर कौन सी नदियां, उसका क्रम आपको याद रखना है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा नदी। तो आपको कैसे याद, उत्तर से दक्षिण का क्रम, उत्तर से दक्षिण गंगा की सहायक नदियों का क्रम, गंगा की सहायक नदियों का क्रम देखते हैं। उत्तर से दक्षिण का क्रम देखें तो एक नंबर पर सबसे उत्तर में मिलती है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी नंबर 2 पे आकर मिलती है जिसका नाम है गोमती नदी। आपको पूछे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, लखनऊ, लखनऊ शहर इसी गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे है,
तो गोमती नदी के किनारे, यहां लिख लेते हैं लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है। कई सोचते हैं भी लखनऊ भी गंगा के किनारे, नहीं, बल्कि गंगा की सहायक नदी गोमती के किनारे स्थित है लखनऊ शहर। दूसरी पड़ती है गोमती नदी सहायक, गोमती नदी। तीसरी पड़ती है घाघरा नदी। और नंबर 4 पे है गंडक नदी। और नंबर 5 पे नदी पड़ती है जिसका नाम है कोशी नदी, कोशी नदी। और इस कोसी नदी के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है, इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक, यानी बिहार में ये बाढ़ का कारण बनती है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी। कोसी नदी के बाद में आखिर में आकर मिलती है जिसका नाम है महानंदा नदी, महानंदा नदी। ये नदियां गंगा नदी के बाईं ओर से मिलती है और इनके उत्तर से दक्षिण, यानी ऊपर से नीचे का क्रम हो गया रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। उसके बाद में झारखंड, और झारखंड के बाद में ये पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक इसकी वितरिका, छोटी सी वितरिका बढ़ जाती है जिसका नाम हो जाता है हुगली, और इसी हुगली नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। आपको पूछे कलकत्ता किस नदी के किनारे है, तो एक और लिख लो कलकत्ता, कलकत्ता शहर हुगली नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। कलकत्ता शहर हुगली नदी के किनारे स्थित है। और एक तो हुगली के रूप में वितरिका बढ़ती है गंगा, और ये गंगा नदी किस स्थान पर दो भागों में बढ़ती है, तो ये है फरक्का। फरक्का परियोजना भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, फरक्का परियोजना गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और इसी फरक्का परियोजना के बाद में गंगा दो नदी में, एक हुगली नदी के रूप में और दूसरी भागीरथी के रूप में, ये भागीरथी के रूप में जाती हुई बांग्लादेश में इस गंगा नदी का नाम हो जाता है पद्मा। ये ध्यान रखना, गंगा नदी का बांग्लादेश में क्या नाम पड़ता है, या गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो वो है पद्मा। तो गंगा नदी के कई नाम है, देखो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जैसे ही गंगा एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। गंगा जैसे ही बांग्लादेश में गई, नाम हुआ पद्मा। और इसी पद्मा में एक नदी यहां से आकर मिलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। हम भारत में पढ़ते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और ये ब्रह्मपुत्र नदी आकर जैसे ही इस गंगा में मिलती है, कहां, बांग्लादेश में, तो इस नदी का नाम पड़ जाता है जमुना नदी। जमुना नदी, जमुना, देखो अगर आपको पूछे ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो यह है जमुना। पद्मा, पद्मा के आगे जैसे ये ब्रह्मपुत्र मिली, इसका नाम हुआ जमुना। और जमुना के बाद में आखिर में एक नदी और आकर मिलती है जिसका नाम है बराक नदी। और बराक नदी जैसे ही इस जमुना नदी में मिलती है तो इस आखिर में इस नदी का नाम हो जाता है मेघना नदी। कौन सी नदी? मेघना नदी। और ये गंगा नदी भागीरथी नदी के नाम से शुरू होती है और आखिर में मेघना नदी के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आखिर में इस गंगा नदी का क्या नाम हो जाता है? अंत में
मेघना के नाम से, मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर आपको पूछे एक शब्द ये भी ध्यान रखो, कोई ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो जमुना, ये शब्द भी ध्यान रखो। अगर आपको पूछे ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो फिर है जमुना। आपको पूछे गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो नाम याद रखो, पद्मा। और ये गंगा और जमुना मिलकर मेघना के नाम से, मेघना नदी के नाम से किस में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां आपस में सुंदरवन का डेल्टा बनाती है पश्चिम बंगाल में। और सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगर आपको पूछे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, विश्व का, ये पश्चिम बंगाल में यहाँ आसपास में ये दोनों नदियां मिलकर यहाँ सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। डेल्टा किसको बोलते हैं, ये नदियां उत्तर से मैदानों से उपजाऊ मिट्टी है वो ग्रहण करके नदी का पानी बहाकर ये उपजाऊ मिट्टी है वो यहाँ जमा करता है। धीरे धीरे यहाँ ऊपर तो नदी का बहाव बहुत तेज होता है, अंत में जाते जाते नदी का पानी धीरे 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 चलता हुआ बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाता है। और ये जो बहाकर मिट्टी लाई जाती है, ये मिट्टी है वो पश्चिम बंगाल के यहाँ धीरे धीरे जमा हो जाती है यहाँ धरातल में नीचे। तो इस यहाँ जो मिट्टी जमा होती है इसी को सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो वो है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा, इसको सुंदरवन का डेल्टा क्यों नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। सुंदरी नाम का वृक्ष अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा, सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम पड़ा है सुंदरवन का डेल्टा। और इस सुंदरी वृक्ष की जो वनस्पति है इसको जवारीय वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक नाम और है सुंदरी वृक्ष का, जवारीय वनस्पति। ये परीक्षाओं में सब प्रश्न, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, किस वनस्पति को जवारी वनस्पति के नाम से जानते हैं, तो सुंदरी वृक्ष की जो वनस्पति है। और इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा क्यों पड़ा, क्योंकि सुंदरी वृक्ष है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र में इसका निर्माण करती है। इस प्रकार आज हमने गंगा नदी के बारे में पढ़ा है। और गंगा नदी की और जो सहायक नदियां हैं और जो परियोजना है उसका विस्तार से अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।